अभी सिंधु घाटी सभ्यता के 10 से 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और धीरे धीरे उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिंधु सभ्यता का एक रफ डायग्राम में बता दूंगी कि ये किस किस से फैक्ट आते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना केवल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है बल्कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम एक ही क्वेश्चन के साथ 3 से 4 उसी के फैक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत मैं बहुत दिन से कह रही थी आपसे कि करने का, लेकिन मैं एपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए रुकी हुई थी। उसके भी हम क्वेश्चन अगले नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हुए हैं और जो कि हम बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में हम एक एक क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट को कवर करेंगे। ओके, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट मिला है? पहली बात तो 12 स्नान गृह। ठीक है, कभी कभी संख्यात्मक रूप से भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देता है आयोग, क्योंकि हम अपने मध्य प्रदेश आयोग को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके के वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देता है। और आपने यदि सिलेबस देखा हो तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत ज़्यादा डीप है। ना केवल उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और इतिहास लेखन है, बल्कि एमपी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट पेपर में जैसे हम देखते हैं कि एमपी का पूरा पोर्शन ही वो पूछ रहा है। यदि आप एमपीपीएससी कर रहे हो तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर कर सकता है। ठीक है, हम अभी सिंधु घाटी सभ्यता के 10 से 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे और धीरे धीरे उन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिंधु सभ्यता का एक रफ डायग्राम में बता दूंगी कि ये किस किस से फैक्ट आते हैं। ठीक है, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर सकते हैं कि और कौन कौन से लेक्चर मेरे को लाने चाहिए और जिसमें आपके वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम सिंधु सभ्यता घाटी को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नलियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक सेट मिला है? पहली बात तो ये पूछ रहा है 12 स्नान गृह। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ये देखिए, पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और बनावली। इसके साथ ही इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो क्वेश्चन है किन किन एग्ज़ाम में आया है। यूपी टीजीटी 2021 में आया है, जीआईसी के लेक्चर एग्ज़ाम का 2009 में क्वेश्चन आया है और यूपीपीएससी प्री में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है वो लोथल है। अब हम लोथल की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? राव ने। ठीक है, इसका डिटेलिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये लिखा हुआ है कि इसकी जो खोज है 1954-55 में इसके खोजकर्ता कौन थे? एम.आर. राव, है ना। और लोथल के बारे में यदि हम बात करें और 3-4 फैक्ट की, तो ये पहली बात तो भोगवा नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में भारत में देखें तो ये बहुत ही बड़ा स्थान है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, है ना। भोगवा नदी के किनारे है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है भारत में ही बोला जाए या फिर सिंधु सभ्यता के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें डॉकयार्ड, ये देख लेते हैं, डॉकयार्ड मतलब कि बंदरगाह मिला हुआ है ना। और यहाँ पे पहली बात तो बंदरगाह मिला है मतलब कि इस चीज़ का संदेश देता है कि हम यहाँ से अन्य देशों में व्यापार करते थे। अब किन किन से व्यापार करते थे? तो यहाँ पे मोहर मिली है किस देश की? फारस की। ठीक है, इसकी बहुत सारी सिमिलरिटी हमें कालीबंगा से एज इट इज़ देखने मिलती है। और इसकी एक ही विशेषता है कि इसके जैसे सिंधु सभ्यता में अन्य जो स्थान हैं जैसे कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हो गया, उसमें क्या है कि जो दरवाजे हैं वो बैक डोर मतलब कि पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन ये एकमात्र लोथल एक ऐसा स्थान है जिसमें ये दरवाजे जो हैं वो सामने की ओर से खुलते हैं, है ना। और इसके साथ ही फारस की मोहर मिली है, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, इसमें 3 युगलों की समाधि मिली है। कंचनजंगा में 2 युगल समाधि मिली है, जबकि लोथल में 3 लोगों की मतलब एक साथ 3 को दफनाया गया है
इस तरीके के हमें कंकाल मिले हैं। और हाँ, आजकल कभी कभी ये सही जोड़ी में भी पूछ लेता है कि किसकी खोजकर्ता कौन है, इसीलिए हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि इनकी खोज 1954 और 55 में किसने की थी, M.R. राव ने, है ना। उन्हीं के निर्देशन में खुदाई की गई थी। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त ये जो लोथल लिखा है इसमें लोथल है भी सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला जो है अहमदाबाद मतलब गुजरात में है। जो देखो, जैसे हम मैप के थ्रू यदि समझना चाहें, छोटा सा मैप बना दें ऐसे, तो यहाँ पे जो है गुजरात और यहाँ पे ये लोथल की अवस्थिति है। सबसे पहले ये अहमदाबाद के गुजरात में है ना। और 1954-55 में इसकी खोज किसने की थी, M.R. राव ने, है ना। और हमने 3 से 4 इसके फैक्ट देख ही लिए हैं, जो कि आपको नोट करना है बहुत अच्छे से, आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। और हाँ, इसके साथ यदि जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ, आपके पास कोई भी बुक हो उससे आप लगा सकते हैं, है ना। ये हमने पहला क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्तावास के प्रमाण प्राप्ति हुई है। पहली बार तो जब गर्त आता है, गर्त मतलब गड्ढे, मतलब कि जो गुफाओं में या गड्ढों के नीचे रहते थे वो गर्त कह लेते हैं। अब ये हम क्वेश्चन यदि उठाना चाहें कि गर्त क्यों बनाते थे, तो पहले तो अपनी स्वयं की रक्षा करने हेतु जानवरों से, दूसरा पहले ना हिमयुग भी चलता था, मतलब कि खुद को बर्फ़ से बचाने के लिए हम जिन जिन उपायों का, उस समय मानव का इतना मस्तिष्क विकास नहीं हुआ था जो वे तुरंत घर बना ले, कुछ ऐसी तकनीकें बना ले जिससे कि अपने आप का बचाव कर सके, ठीक है। तो गर्तावास मतलब कि उसका दिमाग जितना दौड़ा उसने गर्तावास बनाया, अपने आप को सुरक्षित रखा, है ना। तो अब नॉर्मल क्वेश्चन हमें हमेशा याद रहता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में मिला होगा। जम्मू कश्मीर में 2 स्थान हैं, गुप्त करार वगैरह हो गए, है ना, तो वहाँ पे मिला होगा। लेकिन ये चारों ऑप्शन देखो, हम जैसे ये चारों ऑप्शन देखेंगे, इसमें पहला है राखीगढ़ी, दूसरा है प्रभास पाटन, तीसरा है बनावली और फिर कुनाल। ये चारों ऑप्शन में तो ये ऑप्शन है ही नहीं कि इसमें गर्तावास है, मतलब कि गुप्त कराल है। तो हम जाएंगे ऑप्शन 4 के ऊपर। ये कुनाल कहाँ है, हरियाणा में है। यहाँ पर ये जो है हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अब देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है, देखो UPTGT 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम डिटेलिंग देखेंगे। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे, अब ये फैक्ट हमें मिल गया। क्या हमें नोट करना है कि कुनाल जो है सरस्वती नदी के किनारे है ना। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करता है जगपति जोशी और RS बिस्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत सारी खोजें भी ये करेंगे, बहुत सारे स्थल की खोज करेंगे, है ना। और यदि हम हरियाणा की बात करें तो इसके अलावा इस पर कौन कौन से जो स्थान है वो हमें प्राप्त होते हैं। रोपड़ हुआ, बनावली हुआ, राखीगढ़ी हुआ, है ना। तो ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो भी हमें हरियाणा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इनकी खोज किसने की थी, कुनाल की बोला जाए तो जगपति जोशी और RS बिस्ट। देखिए, यदि आपको कोई भी फैक्ट समझ में नहीं आता या अन्यथा आपको लगता है कि किसी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं बोलते जा रही हूँ, आपको बस सुनना है ना, और मैं जो बोल रही हूँ उसके नोट्स बनाने हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थलों में कुनाल जो है इससे गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से ना केवल गर्तावास के बल्कि क्या लिखा है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट भी मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको तो हाईलाइट करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ से ना केवल गर्तावास मिले हैं बल्कि यहाँ से चांदी के 2 मुकुट और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन बोल सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के गहने प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा शैली के लाल जो मृदभांड हैं सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। 3 से 4 फैक्ट देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी बुक ले लेते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, 4 ऑप्शन में से चौथा टिक कर दिया, जो भी सही है टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन इन बड़े एग्जाम में क्या है, इनकी डिटेल पहले आप पढ़ो। डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ 3-4 फैक्ट मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
जिससे कि आप ना केवल एमपी प्रोफेसर बल्कि कोई भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन इससे बन गए। पहला तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं और सोने के गहने मिले हैं। दूसरा, इसमें लाल मृतभांड तो मिले ही हैं और साथ में ये लाल मृतभांड जो है सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नंबरिंग गलत दी है, ये 3rd क्वेश्चन है, इस पर लेकिन 5 लिखा है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है क्वेश्चन पे और मैं जो बोल रही हूँ उस पर। ठीक है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की? सबसे पहले हम जब देखते हैं कि कनिंगम जो है उन्होंने पहला प्रयास किया था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में और डिटेल जान पाएँ। फिर जॉन मार्शल आते हैं, उन्होंने एक अहम कदम उठाया जिसमें उन्होंने दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी इनके नेतृत्व में और खुदाई करवाई थी, जिसमें से राखालदास बनर्जी जो हुए 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। वहीं दयाराम साहनी जो है 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज करते हैं, है ना, मतलब खुदाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग में क्या है। बहुत सारे लोग बच्चे जब भी पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोहनजोदड़ो से आपको बहुत सारे फैक्ट्स ना पता हों। जैसे कि हम उसमें देखें, शिव प्रतिमा भी मिली है। जॉन मार्शल कहते हैं वो जो शिव प्रतिमा है वो इसी में मिली हुई है ना। अब इसमें हम डिटेलिंग देखें कि इसका आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। और हड़प्पा पूर्व स्थल की खोज दयाराम साहनी ने, जैसा कि अभी मैंने बताया कि दयाराम साहनी ने 1921 और राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ओके, और ये सब क्या कब किया गया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल कहाँ हैं? पाकिस्तान में। जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। हड़प्पा में वही हमें बहुत सारी मूर्तियाँ और क्या बोलते हैं योगी की प्रतिमा वगैरह मिलती है, वही मोहनजोदड़ो में भी। अब देखो 2 योगी की प्रतिमा मिलती है, एक लाल बलुआ पत्थर से तो वो हड़प्पा जाएगी, और एक जो है इसमें बहुत शालीनता दिखाई गई है जिसमें योगी अपनी ध्यान मुद्रा में है, वो मोहनजोदड़ो से मिलेगी, है ना। और मोहनजोदड़ो में ना केवल ये बल्कि पशुपतिनाथ की और नर्तकी मिलेगी आपको एक, उसने एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई, उसकी हाइट और एक डांसिंग मूवमेंट करती हुई वो नज़र आएगी। ये सब भी फैक्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। आप कहेंगे तो मैं इसका डिटेलिंग वीडियो भी बना दूँगी, लेकिन अभी जैसा कि हमारे पास टाइम कम है तो इस हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगपुर की खुदाई से मिली सामग्री में सम्मिलित है। पहली बात तो रंगपुर है कहाँ, है ना, ये है गुजरात में। अभी हमने कौन सा स्थल पढ़ा था जो कि गुजरात में था? वो था लोथल, है ना। धौलावीरा भी आएगा, लोथल भी आएगा और रंगपुर, ये सब कहाँ मिले हैं हमें? इनसे क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और धान की भूसी और खिलौने मिले हैं। अब हम इसका डिटेलिंग में जाएं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कब आया है? उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के जो PSC है ना, उसका लेक्चरर मेंस हुआ था तब आया है, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। अब देखते हैं हम इसके स्थल जो है प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है। तो आपको ये पूछ सकता है, जैसे कि कालीबंगा के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये हड़प्पोत्तर काल की है कि प्राक हड़प्पा काल की है ना। उस तरीके से ये वाला जो स्थल भी है ना, प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का है ना। इस समय के जो उपकर स्थल की खोज किसने की थी? 1953-54 में SR राव। ये आपको याद होगा कि हम लोथल पढ़ रहे थे, उसकी खोज भी किसने की थी? 1953 और 54 में SR राव, है ना। उत्खनन के पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग की मिट्टी के बर्तन और सिंधु सभ्यता में कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक और मिट्टी के पिंड आदि पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी
या धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, धान की भूसी और खिलौने मिले हुए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा है। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा आ गया ना, प्राक हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा काल और मालवा और जौरवी संस्कृति। जौरवी संस्कृति से और मालवा संस्कृति, जैसे ही मैं नाम लूँ आपको ये चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि ये किस तरीके की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है ताम्रपाषाण कालीन की। जौरवी जो है, जो कि महाराष्ट्र में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ना। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या बोला है, उत्तरवर्ती हड़प्पा, मतलब एक ऐसा स्थल जो हड़प्पा काल में भी उसका नाम था, ताम्रपाषाण कालीन में भी नाम था, है ना। जब हम इन संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसका नाम आता है। अब जब हम देखेंगे ऑप्शन सी, ये क्या लिखा है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, सबसे साउदर्न क्षेत्र है। जब हम सिंधु सभ्यता घाटी का विस्तार पढ़ते हैं कि उत्तर में मांडा है, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का, है ना। तो जो दैमाबाद है, जब हम ताम्रपाषाण संस्कृति पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, जौरवे जो कि महाराष्ट्र में है, वही एक स्थल है दैमाबाद, है ना। तो उसी में ताम्रपाषाण संस्कृति से भी ये संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता से भी ये संबंधित है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है इसका डिटेल। दैमाबाद जौरवी ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। जब हम जौरवी संस्कृति को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो उसमें टोटली लिखा होता है कि जौरवी संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं। तो दैमाबाद भी आता है, और जो कि जौरवी ताम्रपाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ना। और ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य में है, या फिर इसका हमने जैसे कि पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का साउथ का सबसे लास्ट पॉइंट है ये। इसकी खोज किसने की थी, तो 1976 और 1979 में S.A. साली ने दैमाबाद का उत्खनन कराया था। इसके खोजकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कभी किसी लेक्चर में एक साथ इन स्थलों को लिखेंगे और इसके साइड में लिखते जाएंगे कि इसके खोजकर्ता कौन है ना, क्योंकि ये कभी ना कभी पूछ लेता है हमसे और हम इस चक्कर में रह जाते हैं कि ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन यही गलती हमें एग्ज़ाम में नहीं करनी है। एक क्वेश्चन से भी हम बाहर हो जाते हैं। इस चीज़ की वैल्यू वही समझ सकता है जो एक एक दो दो नंबर से रहा है, जैसे कि मैं। तो देख लेते हैं, दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, और जो क्रमशः, अब देखो, सबालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जौरवे मृदभांड है। देखो ये कितने प्रकार के मृदभांड हैं। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो बन जाएंगे आप पे कि उत्तर हड़प्पा काल मृदभांड, जौरवे मृदभांड या फिर दैमाबाद मृदभांड। एक ये जो शब्द आया है ना नया सा, सबालदा मृदभांड, ये नया है, इसको आपको नोट करना है। जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी है और जो हमें डिटेल में मिल रही है उसको आपको नोट करना है ना। और दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है ना, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन सा प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है। प्रारंभिक हड़प्पन चरण से नहीं संबंधित। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले बहुत अच्छे से देखना है कि क्या है, पूछ क्या रहा है वो, है ना। अब हम इसको देखते हैं, हुलास। हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये देखो कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आया है। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है एंशिएंट हिस्ट्री। वहाँ पे क्या रहता है कि हिस्ट्री को आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर ये नहीं होता शायद, कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप अलग अलग करके इस तरीके से चूज़ कर सकते हो और आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। टीजीडी, पीजीडी और हिस्ट्री, इन सब में आया है ये क्वेश्चन। अब हुलास को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिलते। अब इसमें लिखा है हड़प्पा चरण से संबंधित स्थल नहीं है, तो ये भी यही कह रहा है कि यहाँ से जो है स्थल नहीं मिलते हैं ना। इसकी जूम करके देख लेते हैं।
ये नहीं मिलते। यहाँ से सैंधव और लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है। गेहूं की कृषि से स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। राखी गढ़ी, धौलावीरा, कुणाल या वो जो कुणाल था से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद कौन सा हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में है। अभी हमने कौन कौन से देख लिए हैं, कुणाल देख लिया है ना। अब देखते हैं धौलावीरा कहाँ है। ये राजस्थान की गुजरात में, तो ये धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। फिर आलमगीरपुर, ये है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। राखी गढ़ी कहाँ है, ये है ये भी शायद हरियाणा में ही है। और रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। तो यही क्वेश्चन पूछा है उसमें कि हरियाणा कहाँ है, तो हरियाणा में कौन सा स्थल है, राखी गढ़ी, है ना। ये कौन से एग्ज़ाम में आया है, और उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस में आया है। ओके, इसका डिटेलिंग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का पुरातन जो स्थल है राखी गढ़ी, हड़प्पा के जींद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज किसने की थी, सूरजभान ने। मिल गया हमें एक और फैक्ट कि इसकी खोज किसने की थी, सूरजभान ने। किसकी की, राखी गढ़ी की। और रफ़ीक मुगल ने भी की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं और भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखी गढ़ी भी एक आता है। देखो, मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा सभ्यता है वो तो हमें पाकिस्तान से मिली हुई है, लेकिन जो हमारे मध्य भारत में जो स्थित है वो है विशालतम नगरों में राखी गढ़ी भी एक स्थल है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना से भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इसकी स्थापना किसने की, सूरजभान और रफ़ीक मुगल ने, है ना। ओके, तो ये जो है, ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति मोहा लिखा है, इसमें मोहर जो है, मोहर निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोजी गई है, तो वो अभी हमने डिस्कस किया था, मोहनजोदाड़ो, है ना। क्या इधर ये जो काट लीजिएगा, इसमें लिखा है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में योगी को दर्शाया गया है। संभवतः शिव पशुपति पानी के इर्द गिर्द 4 पशु हैं। इसको शिव की प्रतिमा सबसे पहले किसने कहा, देखो मोहनजोदाड़ो में तो मिली है, लेकिन इसको संज्ञा किसने दी कि ये शिव की प्रतिमा है, मार्शल ने, जॉन मार्शल ने इन्हें सबसे पहले कहा था कि ये शिव पशुपति शिव है ना। इनके चारों ओर 4 प्रकार के जो पशु हैं, कौन कौन से, गैंडा, है ना, ये पैसा लिखा है, इसमें भैंसा समझ लेना, एक हाथी और एक बाघ। 4 रहते हैं, गैंडा, हाथी, बाघ और ये भैंसा। फिर सिंहासन के नीचे 2 मृग भी हैं, है ना। पशुपति का अर्थ है पशुओं का स्वामी, जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब सर जॉन मार्शल के अनुसार प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर की पशुपति मोहर यह कुछ नहीं है। उन्होंने बोला था कि उन्होंने सबसे पहले उसकी जो तुलना है वो पशुपतिनाथ से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसकी नंबरिंग पे आप ध्यान मत देना कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मिस प्रिंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है। ओके, तो सिंधु घाटी किस अवधि से संबंधित है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चा भी बता देगा यदि स्टार्टिंग में उसने 5 दिन भी पढ़ी हो। ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रकाल, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है ना, कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, तो इस सभ्यता को कहते हैं। अब हम डिटेलिंग में देख लेते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता 20वीं सदी के आरंभ से तो सभी पुरातत्व विद्याओं का मानना था कि वैदिक सभ्यता ही भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है। मतलब वो ये बोल रहा है कि 20वीं सदी तक तो सबको ऐसा लगा कि ये जो अपनी वैदिक सभ्यता है वहीं से स्टार्टिंग है, सिंधु सभ्यता का कोई अस्तित्व है ही नहीं। पर जब 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की तो सारी दुनिया को ये पता चला कि वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और न केवल भारत की बल्कि विश्व की 3 प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी हैं, मेसोपोटामिया हो गई है ना, और जो नाइल या नील की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता, उनसे भी इनका तुलनात्मक रूप से
ये समकालीन थी, है ना। तो आप समझ सकते हो ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग इसका कार्यकाल यदि हम देखें तो एक औसतन रूप से, वैसे तो हर किसी ने एक अलग अलग काल बताया है, लेकिन यदि हम देखें तो हम इसको कितना मानेंगे, 2500 BC बिफोर सेंचुरी से 1750 तक हम इसको ओवरऑल मान सकते हैं। और हाँ, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि किसने कौन सा सन माना है। किसी ने 2500 माना है, किसी ने 2300 माना है, किसी ने 1700 तक माना है, किसी ने 2000 तक माना है ना। इसमें आपको ओवरऑल किसी एक को लेके चलना है और उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट वाइज भी जमाते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता का काल, फिर वैदिक, फिर पतचले बहमनी काल पूछ लें आपसे। तो ओवरऑल बस आपको ऐसा मोटा मोटा याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कास्ट की अपने आप में ही विकसित सभ्यता है, ये इसी का डिटेल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं है। ओके, पहला जो इसमें ऑप्शन है कि गेहूं और घी है, गेहूं और जी नहीं हो सकता, गेहूं और जौ हो सकता है, सॉरी, उनके प्रमुख खाद्यान्न है। खाद्यान्न की स्पेलिंग इस तरीके से होगी। तो ये तो पहली अच्छी सही बात है ना कि जौ और धान उनके खाद्यान्न थे। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें, गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, तो हाथी। उनका व्यापार मेसोपोटामिया, इसमें क्या लिखा है, चीन। फिर रोम से भी होता था, उसमें अस्तित्व में था क्या, रोम और चीन। मेसोपोटामिया, अभी हमने बोला कि मेसोपोटामिया और मिस्र की ये जो थी, चीन तो था, चीन की भी पीली नदी के किनारे जो थी सभ्यता, लेकिन रोम तो ये बात की बात है, जब बहुत काल आ जाएंगे आगे तब की बात है। तो इस कारण से ये हमें एक एक शब्द बहुत अच्छे से पढ़ना है, यही गलती हम कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये इसका गलत फैक्ट हो जाएगा, है ना। अब हम इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि क्यों गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे फली फूली और इसे अधिकांश स्थल कहाँ है, हागरा घग्गर नदी में पाए गए हैं। यह सभ्यता अधिक उपजाऊ और समृद्ध रही होगी। सभ्यता में गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। इसके अलावा मटर, तिल, सरसों, बाजरा, ज्वार भी था, है ना। इनके जानवरों में भैंस, बैल, गधा, गाय, बकरी और हाथी, कुत्ता भी थे। मनका बनाने का यहाँ पे विकसित उद्योग है। हमें बहुत सारे स्थलों से देखा है, हमने मनके बन मिले हैं। कुणाल भी पढ़ रहे थे तब हमने सबसे प्रथम यहाँ पे मनके की स्टार्टिंग थी ना, वहाँ पे खोज की गई थी। इस प्रश्न में सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। चीन और रोम के व्यापार की उपस्थिति का कोई वर्णन नहीं मिलता है ना। चीन, मेसोपोटामिया और नील की खेती मैंने बोल दिया, नील नदी के किनारे जो मिस्र की, इजिप्ट की जो सभ्यता है, उसके हम समकालीन समझते हैं अपनी सिंधु घाटी सभ्यता को। लेकिन चीन और रोम, इनका अभी कोई अस्तित्व हम नहीं मानते और ना ही बहुत सारे विद्वानों ने माना है ना। हमारे मानने और न मानने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या है, सही जोड़ी है। पहले मैं उत्खनन करता, देखो आ गए ना, तो अब हम एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे, या तो कि उसमें पहले किसकी खोज किसने की, फिर इसकी खोज किसने की, और कौन से नगर किस नदी के किनारे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर या MP हम देखें तो वो इस तरीके ही क्वेश्चन लेके आता है, वो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछेगा कि किस तरीके से ये संबंधित है, तो ये नहीं है। ये इस तरीके से सीधा सीधा पूछता है और सीधे में ही आपके नंबर जाते हैं, क्योंकि वो पूरा फैक्चुअल है ना। तो हमें हर चीज़ रखनी पड़ेगी। इसमें देख लेते हैं हम पहला कौन सा ऑप्शन है। इस साइड देखें तो दयाराम साहनी है, फिर SD सांकलिया है। SD सांकलिया ना केवल भारत बल्कि मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो SD सांकलिया ने, देखो हथनौरा, वो अरुण सोनकिया है। SD सांकलिया जब नापदा टोली पढ़ते हैं तो उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थलों की इनने खोज की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम,
अपना एरन अभिलेख देखें तो उसकी खोज भी किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सूरजभान हुए, अभी हमने इनका देखा था। अब सही जोड़ी देखें, हमने अभी पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि 1922 में किसने क्या खोजा था, सॉरी 1921 में, तो वो है हड़प्पा, है ना। एसडी सांकलिया ने क्या खोजा? नेवासा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। जब हम मध्य पाषाण, नव पाषाण या पुरा पाषाण कुल मिला के कह सकते हैं प्रागैतिक हासिल काल पढ़ते हैं तो उसमें निवासा स्थल आता है ना। तो उसकी खोज किसने की थी? एसडी सांकलिया ने। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने कौन सी खोजा था स्थल? वो है तक्षशिला। इसकी जोड़ी जो सही जोड़ी है सीधी सीधी मिली हुई है। सूरजभान, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन कवर किया था कि सूरजभान कौन सा स्थल खोजे हैं? वो है राखीगढ़ी, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है कि किसने क्या खोजा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? धर्मनिरपेक्ष, संघवाद। धर्म का तो कोई नाम ही नहीं, लोगों को धर्म से उस समय कोई मतलब नहीं था। वो अपने रहते थे और दुर्ग बनाते थे। कुछ लोग नीचे दुर्ग में रहते थे, कुछ लोग उच्च दुर्ग में रहते थे, है ना। तो अभी उस समय इस तरीके का विकास नहीं हुआ था कि धर्म को लेके चलें। ओलिगार्कों को सैद्धांतिक संघवाद, सैद्धांतिक एकात्म, उनके अंदर इतनी भावनाएं विकसित ही नहीं हुई थी। ये जो सेकंड है ऑप्शन, ये हमारा राइट रहेगा। इसमें देख लेते हैं हम, ये क्या है? ओलिगार्की में, सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था ओलिगार्डी या ओलिगार्की, है ना। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान, अभिजात वर्ग या बड़े वर्ग। व्यापारी रहते थे, क्योंकि हमें बंदरगाह भी मिला है, इसका मतलब वो व्यापार भी करते थे, आंतरिक भी होता था और बाहर भी होता था, है ना। अभिजात वर्ग और धनवान, बहुत सारे एक ऐसे स्थल मिले हैं जिनमें बड़े बड़े घर मिले हैं। कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जिनकी मंजिलाकार घर हैं, उनके 3 मंजिलाकार, 2 मंजिलाकार, है ना, हमने ये भी देखा है। और हमने ऐसी समाधियों को देखा है जिसमें सोने के सिक्के मिले हैं, किसी के में तांबे के मिले हैं, है ना। बहुत सारे हम आगे चल के भी देखेंगे। मतलब ये चीज़ें अभी से ही हमें दिखने लगती हैं कि धनवान का स्थान भी था, अभिजात वर्ग का भी स्थान था, और बड़े तो हमें साफ नजर आते हैं ना। डॉक्टर आर.एस. शर्मा या आर.एस. शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया है। आर.एस. शर्मा का ऐसा मानना है। अतः हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का शासन बड़े वर्ग, मतलब ये ओलिगार को जो है बड़े वर्ग ही है, वैश्य वर्ग ही है ना, उन्हीं को ओलिगार्की कहते हैं। तो किस सिद्धांत पे चलता था? व्यापार पे चलता था। अब हमारा लेक्चर जो आज का है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ हम कल क्या करने वाले हैं, आगे तो हम और भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस एक बार हम आपको दिखा देंगे कि हम पढ़ने क्या क्या है। ना केवल आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ इतिहास लेखन भी पढ़ना है। और फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसमें एमपी ज्योग्राफी, एमपी हिस्ट्री, एमपी इकोनॉमिक्स, ये सब भी पढ़ना है और कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो यदि आपको लगे कि मैं एमपी नहीं पढ़ पाऊँगा तो आप मेरे को बता सकते हैं, एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ये मेरे को बता सकते हैं कि आपको बोल सकते हैं कि किस टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है ना, तो वो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है हम आगे सिंधु सभ्यता को देखेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, बने रहें, शुक्रिया।